आराधना मैडम, गुड आफ्टरनून। वेट गुड आफ्टरनून मैडम। हाँ जी, एक सेकेंड मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मैं 2 मिनट। जी हाँ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल 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 आ रही है मैडम। ओके। गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। मैडम वो सर एक बोटे मैडम आ गई हैं? एक बोटे मैडम आ गई हैं? आ गई हैं नहीं, क्या? वही मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ हेलो, आ गई हूँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम वेलकम मैम। नमस्कार एवरीवन। टाइम से आ गए हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ तारिक सर। जी सर। क्या स्टार्ट कर दें? हाँ हाँ ओके ओके ना, तो मैं ठीक है ना, स्टार्ट कर रहा हूँ सर, है ना? मैं अनम्यूट हुई, बाकी को आप म्यूट कर देना अभी, ठीक है? तो मैं देख तो लूँगा। ओके ओके। On behalf of Principal Sir Sri K.V. Rao and Department of Architecture and Interior Design, Government Women's Polytechnic College, Bhopal, I would like to welcome today's guest speaker, Honorable Sri M.L. Bhargav Sir, from Senior Lecturer from Government Polytechnic College, Gwalior. I would also like to welcome all HODs, senior lecturers, and students from various polytechnic colleges and all other institutions. Thank you everyone for joining this webinar. Now I would like to invite our principal Sir Sri K.V. Rao to express his kind views and welcoming all guests. Sri K.V. Rao sir. Over to Sri K.V. Rao sir. Thank you Aryan ji. Thank you. आवाज आ रही है Aryan ji? जी जी बराबर बराबर आ रही। महिला पॉलिटेक्निक संस्था की ओर से I would like to welcome Shri M.L. Bhargav ji, today's speaker, Madam Ekbote from SV Polytechnic, Dr. Manoj Singh ji from SV Polytechnic, Dr. B.K. Gupta from Ashok Nagar, सभी फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लिया है भार्गव सर का, उसमें मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए। पिछली बार जो था तो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए था, तो उसमें की स्पीकर के रूप में भार्गव सर आए थे। तो उन्होंने जो अपना नोट दिया था उस पर हम लोगों को लगा कि भार्गव सर का भी एक अपन को वेबिनार कराना चाहिए, तो इस उद्देश्य से ये वेबिनार कराया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वेबिनार सभी शिक्षकों के लिए एवं छात्राओं के लिए भी और छात्र भी लाभदायक होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू एरन जी। थैंक यू। Thank you, sir. Now, I would like to invite HOD Architecture and Interior Department for her kind views, for her kind words. Aradhana madam. Over to Aradhana madam. आराधना मैडम आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है क्या? क्योंकि मुझे बस कटकर मेरी आवाज आ रही है वहाँ पर? बराबर बराबर आ रही है मैडम। अच्छा, वहाँ से कटकर आ रही है तो मुझे लगा इसमें तो नहीं है। ओके ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, respected principal sir, our eminent key speakers, other speakers, HODs, faculty members, students of this college, and all other colleges who have joined us in this webinar. Under the great leadership, visionary leadership of our principal K.V. Rao sir, and efforts of our faculty members, we are continuously trying to get connected with all colleges and students, and we have organized various events to various online platforms, and a lot of learning took place during this lockdown period also. So today's webinar is yet another addition to this series, and the topic is, as we all know now, the unreasonable effectiveness of mathematics. और यदि हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी लॉजिकल।
लाइक 1 to 1, 1 + 1 2 ही होगा, या देयर आर सेट इक्वेशंस एंड सेट रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके कारण हम, लेकिन क्या ऐसा कुछ अनरीजनेबल भी मतलब समथिंग विच इज बियॉन्ड लॉजिक, और कुछ ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं, या हम कहें कि या हम हमारा जो एक जनरल अगर परसेप्शन की बात करूँ तो हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम बहुत ह्यूमन माइंड का, कि वो सबकॉन्शियस माइंड भी काफी काम करता है, एक लॉजिक रहता है, फिर उसका एक सबकॉन्शियस माइंड भी उसमें प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। तो हो सकता है कि कभी हमें कोई चीज अनरीजनेबल लगती है, लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि नहीं, इट वाज क्वाइट लॉजिकल। तो ऐसे ही कुछ यदि हम बात करते हैं, मैं सिर्फ एक आर्किटेक्चर का एग्जांपल देना चाहूंगी, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं और हम लोग सब उनको सुनने के लिए बिल्कुल क्यूरियस हैं। और मगर फिर भी एक बात होती है कि जैसे आर्किटेक्चर में हम गोल्डन रेशियो की बहुत बात करते हैं, लेकिन गोल्डन रेशियो मैथमेटिकल रेशियो है, मगर यदि हम बात करें टॉक्स अबाउट एस्थेटिक्स विच इज अगेन अ सब्जेक्टिव थिंग, एंड नो टू पर्सन्स कैन आइडेंटिफाई सेम थिंग अट्रैक्टिव। तो सब्जेक्टिव होने के कारण अगेन देयर आर सम लिमिटेशंस एंड ऑल, लेकिन द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि बहुत लॉट्स ऑफ लर्निंग विल टेक प्लेस ड्यूरिंग दीस सेशंस। सो ओवर टू यू सर, ओवर टू एरन। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। तो मैडम ने अभी बहुत ही एक सुंदर गोल्डन रेशो के उदाहरण से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश किया कि किस तरह से गोल्डन रेशो किसी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अगर ये कहूँ कि मैथ्स और साइंस दोनों एक दूसरे के लिए बने, जैसे कहा जाता है मैथ फॉर ईच अदर, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। साइंस का डेवलपमेंट मैथ्स के कारण हुआ है और मैथ्स का डेवलपमेंट साइंस के कारण हुआ है। बहुत सी जगह ऐसा आता है जहाँ लगता है कि साइंस की वजह से मैथ्स डेवलप हुआ है, और बहुत सी जगह ऐसा फील होता है कि मैथ्स की वजह से साइंस डेवलप हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं। Now I am pleased to inform you that apart from our main speaker, we have two dignitaries with us who have agreed to deliver their keynote talk for today's webinar. I would like to thank both of them. First of all, I would like to invite Mrs. Sandhya Egbote Madam, HOD Architectural and Assistantship Department, SV Polytechnic College Bhopal, for her keynote talk. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं संध्या एगबोटे, पहले तो प्रिंसिपल सर का, आराधना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपने विचार रखने का उन्होंने मौका दिया। Am I audible? मेरी आवाज सुनाई दे रही? हाँ। और गर्ल्स पॉलिटेक्निक की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर वेबिनार आयोजित किए हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ अनरीजनेबल मैथमेटिक्स, मुझे लगता है आर्किटेक्चर में ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि हर चीज को हम कैलकुलेट करके आर्किटेक्चर में बता नहीं सकते हैं। जैसे जहां जीवन है वहां गणित है ही। बच्चा जब पैदा होता है, सांस लेता है और व्यक्ति जीवन भर सांस लेता रहता है, उसमें एक रिदम है। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, यह कैलकुलेशन नहीं होता। इतना ही नहीं कि 100 बार या 80 बार ही क्यों, इसका कोई रीजन नहीं दे सकते, परंतु ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यह संख्या इतनी होती है। जीवन में या क्रिएशन में आने वाले मैथमेटिक्स को हर बार रीजन दे ही सकते हैं ऐसा नहीं है, किंतु मैथमेटिक्स तो वहां होता ही है, बट इट इज अनरीजनेबल। आर्किटेक्चर भी एक निर्मित है, अतः केवल जोड़ घट से काम नहीं होता है, और यह प्रभावी होता है जब हम अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स के प्रभाव में काम करते हैं। किसी भी अन्य प्रोफेशनल को 2 रेखाएं दी जाए और एक काफी बड़ी हो और एक छोटी, उनका कैलकुलेशन हमेशा 2 ही आएगा। जैसे आराधना मैडम भी इस बारे में बात कर चुकी है, किंतु वास्तुकला में हमेशा 1 अधिक 1 हम 2 ही उत्तर देंगे ऐसा नहीं है। उन एलिमेंट्स को हम कैसा उपयोग करते हैं उन पर हमारा रिजल्ट निर्भर करेगा। हो सकता है वो 2 हो या इवन 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। बेसिक एंड विजुअल डिजाइन
आर्किटेक्चर के फैकल्टी वाले पढ़े हैं, अतः आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। What is the reason? It can't be given only, but it has only to be seen in its effect. इमारत अथवा कोई भी रचना सभी पार्ट्स एक दूसरे के रिलेट करते हुए हम निर्माण करते हैं। किसी एक यूनिट मान के उसके पार्ट्स को असेंबल करके हम प्रयोग करते हैं तो पूरी निर्मिति को एक एकरूपता आती है। स्ट्रक्चर जो रियल मैथमेटिक्स वाला है उसमें भी कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, किंतु आर्किटेक्चरल डिजाइन में केवल उसका प्रभाव दिखाई देता है। ईश्वर की निर्मिति में भी हर स्थान पर अनुपात है जो गणित है। हमारा शरीर, उसके सभी भाग एक दूसरे के अनुपात में ही बने हैं। क्या हाथ थोड़े लंबे होने से फंक्शन में फर्क पड़ जाता? नहीं, हम आजानुबाहु बन जाते, किंतु ऐसा अक्सर नहीं होता है। जो भी गणित का प्रयोग होता है उसका रीजन मालूम नहीं, किंतु इफेक्टिव होता है। बैलेंस यह शब्द प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आता ही है। बचपन से दुकान में या घर के सामने से जो ठेलों पर ले जाते हैं वेंडर्स, वो दो पलड़े वाले बैलेंस को देखते हैं। एक पलड़े में बेचने वाला वजन रखता है और दूसरे में वस्तु रखता है। दोनों का तोल एक होने के बाद वस्तु का आदान प्रदान हो जाता है। यह सीधा सीधा गणित है, किंतु जब हम इसका प्रयोग आर्किटेक्चर में करते हैं तब जो विजुअल गणित का प्रयोग होता है उसके पीछे कोई गणितीय तर्क नहीं बताया जा सकता। इट्स इफेक्टिवनेस ऑफ अनरीजनेबल मैथमेटिक्स। जैसे हम रंगों की बात करते हैं, एक हेवी कलर, फिर से इसका पर डे पर कितना ग्राम या किलो का नाप नहीं हम बता सकते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए लाइट कलर का सरफेस या वॉल्यूम अधिक देना पड़ेगा। जैसे एक बूंद लाल रंग को बैलेंस करने के लिए बहुत अधिक हरा रंग देना पड़ेगा, अथवा सफेद रंग का प्रयोग करना होगा जो टोटल इफेक्ट मन को सुकून दे सके। लाल रंग के साथ बैलेंस करने के लिए काला अथवा ऑरेंज का प्रयोग करेंगे तो बैलेंस का अनुभव नहीं होगा और देखने वाले को अथवा प्रयोग करने वाले को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आर्किटेक्चर में इसका कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं है कि 1 स्क्वायर मीटर लाल को 5 स्क्वायर मीटर रंग हरे से बैलेंस किया जा सकता है, किंतु जो भी अनुपात का गणित है उसे ट्रायल एंड एरर से अचीव किया जा सकता है, जिसके पीछे देने लायक अथवा बताने लायक कोई फॉर्मूला नहीं है। जो भी है इफेक्टिवनेस है। अनुपात और स्केल आर्किटेक्चर तथा इंटीरियर डिजाइन में बहुत महत्वपूर्ण है, जो फंक्शनली और विजुअली इफेक्टिव क्रिएशन करने के लिए कार्य करता है, किंतु फिर भी मेनी टाइम्स जिसमें रीजन बिहाइंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अपने गोल्डन रेशो के बारे में सुना, मैडम ने बोला ही है अभी। एक रेक्टेंगल का विशिष्ट नाप ही सबसे प्रभावी क्यों? एनी कैलकुलेशन बिहाइंड इट? इट इज नेचर। इसके पीछे का गणित अनरीजनेबल हो सकता है, किंतु जो ऑब्जर्व किया गया है वो सत्य एवं सुंदर है। कोई भी स्पेस की उपयोगिता के लिए उसका स्केल में होना आवश्यक है, जिसके लिए उसका प्रभावी उत्पत्ति के लिए रूटीन गणितीय फॉर्मूला उपयोगी नहीं है, परंतु यह इफेक्टिव है और अनरीजनेबल मैथमेटिक्स के कारण ही है। कमरों के कम से कम स्टैंडर्ड साइजेस, ऊंचाई आदि के लिए हमने नियम बनाए हैं, किंतु वे सभी मैथमेटिकल फॉर्मूले से ज्यादा ऑब्जर्वेशन से डिराइव्ड है। एक कमरे की ऊंचाई जस्ट खड़े होने के लायक यानी 6 फीट 2 इंच बनाए तो वहां जो व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है, किंतु इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता, वह स्वयं को दबा दबा सा महसूस करता है। इसके उल्टा मंदिरों में के गर्भगृह की ऊंचाई बहुत अधिक होती है एवं धीमी रोशनी को व्यक्ति को काम डाउन कर सकती है और मेरी डिफिकल्टीज में
मेरे साथ और कोई बड़ी शक्ति है जिसको मैं सरेंडर हो जाऊं, ऐसा वो भाव निर्माण करती है। इसका कोई जो है गणितीय फॉर्मूला हम निकाल नहीं सकते। आर्किटेक्ट अथवा इंटीरियर डिजाइन एक निर्माता होता है जो हर माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वह जो बात करने वाला है या करने वाली है इसके कोई पीछे रूटीन मैथमेटिक्स नहीं है, किंतु अनरीजनेबल मैथमेटिक्स है जो निर्मिति पूर्ण होने के पश्चात ही इफेक्टिव हो जाता है। जैसे एक कोई बड़े एरिया का फ्लैट है और एक कोई छोटे एरिया का फ्लैट है, लेकिन छोटे एरिया का फ्लैट ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है इफ द अरेंजमेंट्स आर प्रॉपरली डन, और बड़े एरिया का फ्लैट इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है जब उसकी रूम्स की अरेंजमेंट, सर्कुलेशन स्पेस की अरेंजमेंट जो है प्रॉपरली ना की हो। देयर आर लेस कैलकुलेशन फॉर्मूलाज बट आउटकम्स आर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच बिकम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। इसलिए हमारे फर्नीचर साइजेस, रूम साइजेस, प्लॉट साइजेस सभी को स्टैंडर्डाइज किया गया है। एस्टिमेट बनाते समय भी हम इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई सभी के लिए परसेंटेज का रेंज अमाउंट बाजू रखते हैं, किंतु यह सब ऑब्जर्वेशन की देन है। जैसे एक बच्चे का सांस का रेट इतना होना चाहिए, एक स्वस्थ युवा का सांस का रेट इतना होना चाहिए, इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड गणित का फॉर्मूला नहीं है। ये पूर्णतः अनरीजनेबल मैथमेटिक्स है, क्योंकि यह तो ईश्वर की निर्मिति है और इमारतें हमारी निर्मिति। इनका कोई फॉर्मूला नहीं, कभी भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा। लेकिन अच्छी निर्मिति हमेशा प्रभावी ही होगी, बशर्ते हम मैथमेटिक्स जो यूज कर रहे हैं उसका हमेशा ही रीजन ही देना है, ऐसी आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। Thank you very much, madam. Thank you so much. Now I am sure that जितने भी participants यहाँ बैठे हैं वो टॉपिक से कनेक्ट हुए होंगे। मैडम ने जो बताया उससे एक टॉपिक का जो फ्लेवर निकल के आता है वो फ्लेवर सबके माइंड के अंदर निकल के आया होगा कि ये टॉपिक क्या है। जैसा कि आज के वेबिनार का टॉपिक है द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैडम ने कई सारे एग्जांपल आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने दिए, जिसमें ये बताया है कि देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स जिनके पीछे कोई रीजन नहीं है, जो नेचुरली अपीयर होते हैं, जिनके पीछे रीजन नहीं है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक है आज का। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सेकंड कीनोट स्पीकर Dr. Manoj Singh. Over to Manoj Singh, sir. Please, sir. मनोज सिंह सर, आवाज आ रही है आपको? मनोज सिंह सर सुन पा रहे हैं? सिंह साहब अनम्यूट करिएगा। हाँ, उन्होंने अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। सिंह साहब अनम्यूट करिए। उनको सर फोन करके बताना पड़ेगा मुझे। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी, अब आइए। अब आ रही है सर? जी 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 अच्छा, बिल्कुल सर, आवाज भी आ रही है, चेहरा भी दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू सर। राव साहब आपको नमस्कार और धन्यवाद सर, ये अच्छे वेब सेमिनार कराने के लिए आपकी पूरी टीम को, और जितने भी अभी साथीगण जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा मैथमेटिक्स की पर भारत के महत्वपूर्ण योगदान के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स तो सर ऐसा है कि अभी भी खोज बहुत बाकी है। जितना हम जान पाते हैं उतना तो हम जान पाते हैं, जितना हम नहीं जान पाते उसको हम समझ ही नहीं पाते कि ये मैथमेटिक्स के कारण हो रहा है। तो जैसा मैडम ने भी अभी कई उदाहरण दिए, कहते हैं कि बंदर धीरे धीरे मानव में बदल गया और फिर उसने पत्थर को रगड़कर आग की खोज की, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अपन के पास उदाहरण हैं। परंतु मानव बनने से पहले बंदर या सभी जानवर गिनती जानते थे। जब उनके परिवार के सदस्य दिखाई नहीं देते थे तो उनको ढूंढते थे, और जब संख्या पूरी हो जाती थी वो चैन की सांस लेते थे। मतलब उनको गिनती तो आती थी कि मेरे परिवार में इतने मेंबर हैं, कहाँ चले गए, शाम को लौटे कि नहीं लौटे। तो सबको ये अपन लोग भी महसूस करते हैं अपने घरों में भी, जब अपन गाय पालते हैं या कुछ ना कुछ, तो उनका जब
कोई मिसिंग होता है तो उनको दुख भी होता है, या काउंटिंग पूरी नहीं होती तो वो चिंतित भी दिखते हैं, ऐसा अपन महसूस करते हैं। अपन सबने महसूस किया होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जानवर धीरे धीरे सीख गए, जानवर तो शुरू से जानते थे। ये सिर्फ इंसानों पर ही लागू होता है क्योंकि हमारे सिखाने के लिए स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। अपन तो स्कूल कॉलेज से पढ़ के सीखे हैं, लेकिन वो पहले से ही जानते थे। और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि कौवे से लेकर चिंपांजी जो है वो 5 से 7 तक गिन सकते हैं, ऐसा अपन मानते हैं, क्योंकि अपने पास खोज हो चुकी, हो सकता है इससे ज्यादा भी जानते हो। मानव और गणित का विकास लगभग साथ साथ हुआ। ये दुर्भाग्य का विषय है कि जब भी मानव के विकास की बात होती है तो गणित की बात छूट जाती है। जबकि गणित की पीठ पर दुनिया का सारा विज्ञान टिका हुआ है। विज्ञान ही नहीं, सारी कलाएं भी टिकी हुई हैं। जैसा कि संगीत में आप सभी जानते होंगे, आजकल सभी के घरों में बच्चे भी संगीत सीखते हैं। 16 बीट्स की मात्राओं वाले 3 ताल के संगीत को अगर 1 बीट कम कर देते हैं तो संगीत स्वर में बदल जाता है। महान यूनानी गणितज्ञ पैथागोरस ने संगीत का रिश्ता गणित से कई 100 ईसा वर्ष पूर्व भी खोज लिया था। और इस धरती पर इंसान की बनाई हुई चीजों में सबसे पुरानी है मिस्र के पिरामिड, तकरीबन 2560 ईसा पूर्व। इस बात का अंदाज देते थे कि ज्यामिति का विकास काफी पहले हो चुका था। मिस्र के पिरामिड देख के लगता है कि ज्यामिति के बिना उनको बनाया नहीं जा सकता था। हम सभी जानते हैं कि ज्यामिति के ज्ञान के बिना पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते थे। और कहते हैं कि जाने माने यूनानी गणितज्ञ पैथागोरस के फॉर्मूले का यही एक व्यवहारिक रूप है। मिस्र के पिरामिड बनाने के लिए समकोण का यूज किया जाता था। एक बराबर की दूरी पर रस्सी में गठान लगाकर इस्तेमाल किया जाता था, नापने के लिए किया जाता था उसे। ये रस्सी का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी भुजा 4 गांठ लंबी और पांचवी भुजा 5 गांठ लंबी होती थी। इस रस्सी के फॉर्मूले से लगभग 5000 साल पहले गणित के जादू से बने चमत्कारी पिरामिड। और इसी प्रकार अगर अपन मिस्र से के पास 7000 किलोमीटर दूर चाइना में चले जाते हैं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसका पहला पत्थर 2500 साल पहले रखा गया था, जबकि ऊंची नीची जमीन पर दीवार बनाना दुनिया के लिए आज भी चुनौती बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए उतार चढ़ाव का एंगल, दूरी, उसमें लगने वाले मटेरियल की मात्रा, इन सब का हिसाब लगाना जरूरी था, जो गणित के बिना असंभव था। इंसान गिनती के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सदा ही करता रहा है। चीन का गणित बांस के टुकड़ों के सहारे चलता था। बांस के टुकड़ों को पीस कर लेते थे और उसके सहारे काउंटिंग किया करते थे। चीनियों के द्वारा इकाई, दहाई और हजार, 1 लाख की बड़ी बड़ी संख्याएं जोड़ी घटाई जाने लगी। इसे डेसिमल प्लस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। मिस्र के पिरामिड और चीन की दीवार बनाने के बाद भी गणित अधूरा था, क्योंकि और भी बड़े अंक लिखने होते थे जो चीनियों को चित्रों का सहारा लेना पड़ता था। चीन और मिस्र, बेबीलोन के लोग हाथ, कदमों और बित्ते की लंबाई, ये जो बालिश होता है हाथ का, इसकी लंबाई से नापने तोलने का काम किया करते थे। और हिसाब लगाने के लिए रेत या गीली मिट्टी या कहीं लाल पत्थर पर काले पत्थर, कोयले के पत्थर से, कोयले टाइप की चीज से निशान बनाने का सहारा लेना पड़ता था। वो तो हमको भी याद है, जब हम छोटे थे गांव जाते थे तो हमारी दादी वगैरह भी कोयले का लेके उससे कुछ हिसाब किताब लगाया करती थी। लेकिन गणित की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब भारत ने इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया, जिससे गणित की दुनिया में और दुनिया के गणित में भारत ने बदल के रख दिया। 1 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल चीन, मिस्र, बेबीलोन वाले भी किया करते थे। भारत के गणितज्ञों ने इन नंबरों को लिखना आसान बनाया। इंसानों के हाथों में 10 उंगलियां तो थी, वह दहाई को भी समझता था और सैकड़े को भी समझता था, लेकिन उसे लिखना पहली बार भारत ने सिखाया, शून्य को एक नया रूप देकर। चीन, मिस्र, बेबीलोन वाले शून्य की जगह खाली छोड़ देते थे, लेकिन भारत ने उसे 10वें अंक का दर्जा दिया, यानी 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद तो दुनिया ही बदल गई। बड़े बड़े अंकों को जोड़ना, घटाना अचानक आसान हो गया, मानो गणित के पहिए को इंजन मिल गया हो। दुनिया के सभी गणितज्ञ भी कहते हैं कि भारत में हिंदू दर्शन में धार्मिक मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाएगा।
जब जीरो को एक संख्या के तौर पर स्वीकार किया गया तो उसके लिए हिंदू दर्शन में नाम पहले से ही मौजूद था, शून्य, यानी कुछ भी नहीं। 7वीं सदी के मशहूर दार्शनिक भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने का तरीका दिया, जिससे जोड़ना, घटाना और गुणा करना आज भी प्रचलन में है और पूरी दुनिया के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। शून्य से जुड़ा हुआ दूसरा चमत्कार भी भारत से ही हुआ। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लगभग 500 साल बाद, वैसे तो ब्रह्मगुप्त जी सब कुछ बता गए थे, पर शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर क्या होगा, ये किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। इस सवाल का उत्तर दिया 12वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ भास्कर ने। उन्होंने बताया कि शून्य से भाग देने पर परिणाम अनंत होगा। अनंत भी हिंदू दर्शन की ही कल्पना थी। ईश्वर का स्वरूप अनंत बताया गया था हिंदू दर्शन में। जैसे एग्जाम्पल में ऐसा समझें कि जैसे किसी फल को अपन बीच से काटते हैं तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, परंतु इस प्रक्रिया को अपन निरंतर करते जाएं तो फल जो है, कोई भी फ्रूट, शून्य हो जाएगा और टुकड़े इतने हो जाएंगे कि उनको गिनना असंभव हो जाएगा। तो एक फल है, उसके 2 टुकड़े किए, काउंट कर लिया, 4 किए, 4 कर लिया, लेकिन इसको निरंतर करते जाएंगे तो इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो अनंत हो जाएंगे, जिसको गिनना संभव नहीं होगा। तो शून्य से किसी नंबर को भाग देने से वो अनंत की तरफ जाता है। ये भी भारत ने ही दुनिया को सिखाया। भारत ने ही नेगेटिव नंबर का उपयोग करना भी सिखाया, क्योंकि भारत में ऋण कहा जाता था, यानी कर्ज। अपन ने किसी से कर्जा लिया है तो कहते कर्ज में डूब गया। इन शब्दों से बना ऋणात्मक अंक, जैसे 3 - 4 = -1, ये विचार भी भारत का ही था। और इसीलिए भारत में आपने सबने सुना होगा, एक हिंदी पिक्चर मनोज कुमार की बनी थी, पूरब पश्चिम, तो उसमें एक गाना भी था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। आज मुझे वो गाना फिर से याद आ गया है। तारों की भाषा दुनिया में भारत ने पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। तो पूरा गाना तो नहीं गाऊंगा, लेकिन ये गाना लगता है इसी दिन के लिए बना था कि ये इसमें थोड़ा सुर में गाएंगे तो मजा आ जाएगा। सुर में गा दें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। फिर इसके बाद तो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो दुनिया के गणितज्ञों के अनुसार पाई भी भारत की ही देन है। जो पाई है वो भी भारत की ही देन है। दुनिया के गणितज्ञ ऐसा मानते हैं। आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा कई जगह कि लोगों ने कहा है ऐसा, जिसके बारे में हमारे मध्य प्रदेश के जाने माने गणितज्ञ श्री मदन लाल भार्गव जी, प्रोफेसर, शासकीय पॉलिटेक्निक ग्वालियर, आपको विस्तार से बताएंगे। सर धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सर आपने सारी चीजें बताई, पूरा हिस्ट्री से लेके जो फिलोसॉफिकल आपका अंदाज था, और लास्ट में बिल्कुल आपने गाने के साथ खत्म किया, बहुत अच्छा लगा सर। तो आई होप, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। I hope that after today's talk, everyone will be able to appreciate the connection between mathematics and the scientific field, specific field of science and engineering that you pursue. सर ने अभी भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी काफ़ी बताया है कि मैथ्स को डेवलप करने के लिए इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है, और ये वाली बात बिल्कुल सच है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी यूनिक चीज़ें इंडिया में आई हैं। ओके, with this word, I like to finally invite Sri ML Bhargav for delivering his talk. Please, sir. धन्यवाद। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी। आदरणीय केवी राव सर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग, HOD मैडम, श्री एरन साहब, कीनोट एड्रेस उन्होंने डिलीवर किया, मैडम पोटे, हमारे प्रिय मनोज सिंह जी, मैडम ने मैथमेटिक्स के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर बहुत
अच्छा डिलीवरी की थी। हम चीज़ों को जहाँ नाप नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, वहाँ हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मैथमेटिक्स के विषय में समझ सकते हैं, और वो उसकी अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस का एक कारण है। उन्होंने बहुत से एम्पिरिकल फार्मूले के बारे में भी बात की, और एस्थेटिक्स जो कि आर्किटेक्चर का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसके बगैर आर्किटेक्चर संभव ही नहीं है, उसके बारे में चर्चा की। मनोज सिंह जी ने अपनी बात में सिविल इंजीनियरिंग के बड़े प्राचीन उत्कृष्ट उदाहरणों का जिक्र किया, जिसमें पिरामिड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का उन्होंने वर्णन किया। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम चांद पर जाकर देखते हैं तो चंद्रमा पर जाकर पृथ्वी पर मनुष्य निर्मित केवल एकमात्र चीज दिखाई देती है, वो है चीन की दीवार। इसके अलावा पृथ्वी की कोई भी वस्तु चांद से दिखाई नहीं दे सकती, केवल चीन की दीवार दिखाई देती है। पहली बार चांद जो पर गए, चांद पर गए यात्री ने इसको वर्णन किया। इसमें मैं अपनी बात को आगे रखने के लिए कुछ प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे कई बार देखा हुआ है। जिस कंप्यूटर पर आज हम इस वेबिनार के प्रेजेंटेशन को सब देख रहे हैं, इसी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, विंडो एक्सपी और उसके पहले के वर्जन में इस प्रकार का एक वॉलपेपर हमें सबको देखने में आता रहा है। इस चित्र को हम स्टोनहेंज के नाम से जानते हैं, और ये आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना एक स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने नीचे वर्णन में लिखा है, इंग्लैंड के विल्टशायर नामक जगह पर ये स्ट्रक्चर है। एक डेंस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस काल का ये स्ट्रक्चर है उसे नियोलिथिक, नवपाषाण और ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। ये जो पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर में से प्रत्येक पत्थर लगभग 4 मीटर ऊंचा, 2 मीटर चौड़ा और लगभग 25 टन वजनी है। ये सभी जो है अर्थवर्क के जरिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है जिसके बारे में ये क्यों बनाया गया, इसका क्या उपयोग था, इसका किसी भी प्रकार से कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। परंतु इस कॉम्प्लेक्स में जहाँ ये स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ कुछ गड्ढे पाए गए हैं, और इन गड्ढों को जब इनको ठीक से समझा गया तो ये पाया गया है कि ऐसे 56 गड्ढे हैं यहाँ पर, और ये 56 गड्ढे, एरन जी मुझे लगता है आपको बाकी लोगों को थोड़ा सा म्यूट कर देना चाहिए। तो ऐसे जो 56 गड्ढे हैं, ये एक 87 मीटर डायमीटर के सर्कल के ऊपर बने हुए हैं। एक ऐसा वृत्त उस स्थान पर कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां स्टोनहेंज है, वहां पर एक सर्कल जिसका डायमीटर है 87 मीटर, उस पर ये 56 गड्ढे पाए गए हैं,
ये लगभग प्रत्येक गड्ढा लगभग 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा है। ऐसा भी अनुमान लगाया गया होगा कि शायद ये पत्थर वहीं से निकाले गए हों। पर ये 56 गड्ढे ही क्यों थे, इसका क्या रहस्य है, ये गुत्थी इतिहासकारों को और गणितज्ञों को समान रूप से उनके लिए गुत्थी बनी रही, जब तक कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेराल्ड हॉकिंस ने इसके ऊपर काम किया। वो एस्ट्रोनॉमर थे तो सूर्य और चंद्रमा के अलाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, और सूर्य और चंद्रमा के अलाइनमेंट के ऊपर काम करते में उन्होंने इस बात को देखा कि चंद्रमा का जो ऑर्बिटल प्लेन है ये लगभग 18.61 ईयर्स का होता है, 18.61 वर्ष का। और वो इस बात से चौंके ये संख्या जो है 56 डिवाइडेड बाय 3 के लगभग बराबर होती है। तो उनको स्टोन हेंज का और इसके कनेक्शन को लेकर कुछ गणना उनकी समझ में आई। और ये जो चंद्रमा का जो ऑर्बिटल प्लेन है ये उसके इक्लिप्स साइकिल, ग्रहण काल से जुड़ा होता है, ग्रहण के चक्र से जुड़ा होता है। तो उन्होंने इसके आधार पर एक इंजीनियस मेथड इस प्रकार से डिवाइस की कि इन 56 होल्स का प्रयोग करके चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी, आने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में किस प्रकार से बताया जा सकता है। और इसके आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो स्टोनहेंज ये साइट है ये वास्तव में एक कंप्यूटर है। जब हम कंप्यूटर शब्द की बात करते हैं तो जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े लोग हैं या मैथमेटिक्स से जुड़े लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि कंप्यूटर का मतलब खाली ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं होता। कोई भी ऐसी विधि जिसमें हम एल्गोरिथम के आधार पर आगे गणनाएं कर सकते हैं, आगे की गणनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। वो हाइड्रोलिक कंप्यूटर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो स्टोन के फॉर्म में है, गड्ढों के रूप में बनाया गया है, तो वो भी एक कंप्यूटर है। तो ऐसा उन्होंने अनुमान किया कि ये नियोलिथिक कंप्यूटर है, ऐसा उसको वर्णन किया, जो कि चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी बताता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्टोनहेंज है ये आदि काल से मनुष्य की ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और उसके एप्लीकेशन, सोसाइटी में उसका कैसे एप्लीकेशन किया जा सकता है, इसको प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने मनुष्य की इसी जिज्ञासा को, स्टोनहेंज को अपने वॉलपेपर के रूप में उपयोग करके प्रदर्शित किया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इस बात के ऊपर जोर देता है कि वह मनुष्य की ज्ञान के प्रति इस जिज्ञासा को ही आगे बढ़ाने की परंपरा का पालन कर रहा है। इसलिए ये वॉलपेपर जो है आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर देखा हुआ पाते थे। अब यहाँ पर जो इसमें 56 जो गड्ढे हैं, होल्स हैं, उनके विषय में अगर हम देखें तो गणितज्ञों ने इस बात का अनुमान लगाया कि वृत्त के ऊपर एक ऐसे बहुभुज की रचना की जा सकती है जिसमें 56 बिंदु हैं, और इसकी रचना करने के लिए उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि उस काल के लोगों ने खूंटियों और रस्सियों का प्रयोग किया हो। और जब इसको करके देखा गया तो ये पाया गया कि ये 56 होल्स जो हैं वो एक 87 मीटर डायमीटर के सर्कल पर 4.876 मीटर की समान दूरी पर बनाए जा सकते हैं, जबकि साइट पर जहां ये बने हुए हैं वहां उनकी दूरी 4.878 मीटर है। यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन के बीच की जो एरर है वो कुल 2.4 मिलीमीटर, यानी कि पूरे का 0.05% की ये त्रुटि है।
और यदि हम इस पूरे उस सर्कल की सर्किट की बात करें, यानी उसकी परिधि की बात करें, तो 87 मीटर के डायमीटर का जो सर्कल है उसकी अगर हम परिधि की बात करें तो लगभग उसमें उसकी परिधि लगभग 11,000 सेंटीमीटर की होगी। और जिसकी जो गणना की गई है उस गणना में और वास्तव में त्रुटि केवल 13.5 सेंटीमीटर की त्रुटि आती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य आदिकाल से ही कितने परफेक्शन के साथ में, कितनी शुद्धता के साथ में इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन उन्होंने किए हैं, ताकि उनका आने वाली घटनाओं के बारे में या उस समय की मौजूद घटनाओं का वहां विश्लेषण किया जा सके, उनके विषय में उसे समझा जा सके। अब इसमें एक चीज आती है कि ये 2.4 मिलीमीटर की या पूरे में 13.5 सेंटीमीटर की ये जो एरर आती है, इस एरर के पीछे आखिर क्या कारण है? तो हकीकत ये है कि कंपास और स्ट्रेट एज उस समय में रचना करने का जो तरीका था वो कंपास और स्ट्रेट एज। कंपास और स्ट्रेट एज से मतलब होता है, कंपास जैसा कि हम जानते हैं परकाल, और स्ट्रेट एज से मतलब होता है एक पट्टी जिस पर किसी प्रकार के निशान, स्केल नहीं होता। स्ट्रेट एज का मतलब स्केल, जिसको हम आधुनिक काल में स्केल की हम बात करते हैं तो स्केल का मतलब होता है जिसमें मार्क होते हैं। और यहाँ जब हम स्ट्रेट एज की बात कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार के मार्क नहीं है, यानी हम कोई मेजरमेंट उसके जरिए नहीं कर सकते। जो मेजरमेंट करना है वो मेजरमेंट कंपास के जरिए होगा, और स्ट्रेट एज का उपयोग सिर्फ इस बात के होगा कि दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा वहां पर खींची जा सकती। तो ऐसे 56 भुजाओं के बहुभुज की कंपास और स्ट्रेट एज से रचना नहीं की जा सकती। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम ये। यहां मैंने ये दो टेबल आपके सामने रखी हैं और ये इसमें दर्शाया है कि इन भुजाओं के बहुभुज की रचना कंपास और स्ट्रेट एज से की जा सकती है, और नीचे की जो टेबल में दी है उन भुजाओं के बहुभुज की रचना कंपास और स्ट्रेट एज से नहीं की जा सकती। जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, अष्टभुज है, ऐसे भुजाओं के नियमित बहुभुज की रचना कंपास और स्ट्रेट एज से कर सकते हैं। जबकि 7 भुजा का, 9 भुजा का, 11 भुजा का, 13 भुजा का, ऐसे जो बहुभुज हैं उनकी रचना कंपास और स्ट्रेट एज से नहीं कर सकते। और ये 56 जो है वो 7 का मल्टीपल होने के कारण इसकी कंपास और स्ट्रेट एज से रचना नहीं की जा सकती, इसलिए इसको बनाने के लिए रस्सियों और खूंटियों का प्रयोग किया गया और इसकी वजह से ये त्रुटि आई। परंतु इसके बावजूद भी ये त्रुटि इतनी कम थी, उस काल की दृष्टि से आज भी हमें अचंभे में डालती है। शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर साइंस ने आज मैथमेटिक्स विषय पर इस वेबिनार का आयोजन किया है। इसलिए अपने इस लेक्चर के शुरुआत में सिविल इंजीनियरिंग के इस उत्कृष्ट उदाहरण को मैं इस विभाग के सम्मान के स्वरूप यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूं। अब यदि हम आगे आकर देखें तो ऐतिहासिक काल से गणितज्ञों के सामने कुछ प्रसिद्ध प्रॉब्लम्स रही हैं जिन्होंने मनुष्य की बुद्धि को सदैव उद्वेलित किया हुआ है। ये क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं। शुरुआत की 4 प्रॉब्लम यहां दिखा रहा हूं आपको। पहला कहलाती है ट्राइसेक्शन ऑफ एंगल, और ये सभी प्रॉब्लम वो हैं जो कंपास और स्ट्रेट एज से नहीं बनाई जा सकती। ट्राइसेक्शन ऑफ एंगल यानी किसी एंगल के 3 समान भाग करना। स्क्वेयरिंग द सर्कल यानी दिए गए क्षेत्रफल के वृत्त का जो क्षेत्र, एक वृत्त दिया है जिसका जो क्षेत्रफल है उसके समान क्षेत्रफल का एक वर्ग की रचना करना। कोई घन दिया हुआ घन है, एक कोई घन क्यूबिक, एक क्यूब दिया हुआ है, उसके आयतन के दुगने आयतन का एक घन बनाना।
वर्ग में ऐसा हो सकता है, एक वर्ग दिया है और उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग के क्षेत्रफल के 2 गुना क्षेत्रफल का यदि हम एक वर्ग बनाना चाहते हैं तो कंपास और स्ट्रेट ऐसे बन सकता है पाइथागोरस की प्रमेय का इसमें इस्तेमाल करके। परंतु यदि घन बनाना चाहेंगे तो कंपास और स्ट्रेट ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि वहां समस्या किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना पड़ता है, जो कंपास और स्ट्रेट ऐसे संभव नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे अभी अपन ने स्टोनहेंज के केस में देखा, एक नियमित सप्तभुज की रचना भी नहीं की जा सकती। ये 4 क्लासिकल ग्रीक प्रॉब्लम्स के हैं। इसके अलावा 2 प्रॉब्लम्स और हैं। एक प्रॉब्लम काफी लेटेस्ट है, 17वीं शताब्दी की है, जिसे हम फर्मा का अंतिम प्रमेय कहते हैं। फर्मा का अंतिम प्रमेय कहता है a की घात n प्लस b की घात n बराबर c की घात n। यदि n का मान 2 रखते हैं तो ये पाइथागोरस का प्रमेय बन जाता है। परंतु n का मान 2 से अधिक होने पर और n कोई पूर्णांक होने पर ऐसे समीकरण का कोई भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं होता। यानी n का मान 2 से अधिक है तो a, b और c के ऐसे कोई पूर्णांक मान नहीं होंगे जिसके लिए ये समीकरण हो। अब फर्मा ने इस प्रमेय को अपनी नोटबुक के मार्जिन में लिखा था और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि इसका प्रूफ उनके पास में है, पर यहाँ इतनी जगह कम है इसलिए वो इस प्रूफ को यहाँ पर नहीं दे रहे। परंतु गणितज्ञों की बिरादरी को अगले 300 साल लग गए इसका प्रूफ निकालने में, और तब जाके 1994 में एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड्रयू वाइल्स ने इसको प्रमेय को सिद्ध करके दिखाया कि हाँ, फर्मा ने जो कहा है वो सत्य है। परंतु यह प्रूफ 129 पेज लंबा है और इसमें जिन विधियों का प्रयोग किया गया है वो विधियां फर्मा के ने जब जिस समय यह प्रमेय दिया था उस समय वो प्रचलन में नहीं थी। इसलिए फर्मा ने जिस प्रूफ की बात की थी वो कोई अन्य प्रूफ था और ये कोई दूसरा प्रूफ है। एक बहुत प्राचीन प्रॉब्लम है गणित की, जिसे गोल्डबर्ग कंजक्चर के रूप में जानते हैं, जो आज भी कंजक्चर है, यानी जिसको आज भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है। वो कहता है कि कोई भी 2 से बड़ा कोई भी पूर्णांक उसे हम ऋण संख्याओं के प्राइम नंबर के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 को लिखा 1 + 2, 7 को लिखा 5 + 2, 13 को लिखा 2 + 11 और इस प्रकार से। परंतु इसका प्रूफ क्या होगा ये अभी भी ज्ञात नहीं है। अब ये और इस प्रकार की अनेकों समस्याओं के ऊपर गणितज्ञों ने काम किया, जिनमें से कुछ गणितज्ञों का मैं यहाँ पर आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। ये सभी ग्रीक गणितज्ञ हैं। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में हम सब जानते हैं, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, थेल्स की प्रमेय हमने पढ़ी है। इन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर, राइट एंगल के ऊपर, सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रकार काफी काम किया है। पाइथागोरस कि 5वीं 6वीं ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी के गणितज्ञ थे। मनोज सिंह ने अभी जी ने उसका भी जिक्र किया, बाकी लोगों ने भी इसका बार बार जिक्र किया, हम सबने इसको पढ़ा है। बड़े महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी के 3री और 4थी शताब्दी के गणितज्ञ थे, ये बड़े महान गणितज्ञ थे और इन्होंने कायदे से ज्योमेट्री को एक सिस्टमैटिक शास्त्र बनाया। और सिस्टमैटिक शास्त्र बनाने के लिए उन्होंने कुछ एक्सियम स्वयं सिद्ध दिए और स्वयं सिद्ध के आधार पर प्रमेयों और उनके प्रूफ को बताया है। और यूक्लिड की 13 पुस्तकें हैं जिन्हें यूक्लिड्स एलिमेंट्स के नाम से कहते हैं। उसमें उन्होंने ज्योमेट्री की क्लासिकल प्रॉब्लम्स को कंपास और स्ट्रेट एज के माध्यम से की रचना करके और उनको प्रूफ करके दिखाया है। आर्किमिडीज को हम सब जानते हैं, एक महान गणितज्ञ थे। ये भी ईसा पूर्व 3री शताब्दी के गणितज्ञ हैं जिन्होंने ज्योमेट्री पर, इसके अलावा मैकेनिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक्स में, इंटीग्रेशन की भी सबसे पहला काम जो है वो आर्किमिडीज का माना जाता है। उन्होंने एरिया का अप्रोक्सीमेशन करके निकाला। पाई का एक अप्रोक्सीमेशन उन्होंने निकाल के दिखाया, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। एपोलोनियस ऑफ पर्गा, ये भी 2री और 3री ईसा पूर्व 2री 3री शताब्दी के गणितज्ञ थे
और इन्होंने कोनिक सेक्शंस और इसकी ज्योमेट्री के ऊपर काम किया है। टॉलमी जो ईसा के पहली और दूसरी शताब्दी के बीच का जिनका समय ईसा बाद के, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत काम किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की है। ये कुछ महान गणितज्ञों का, जिन्होंने, मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रकार की अन्य प्रॉब्लम्स हैं, इस पर काम किया है। इसके अलावा गणितज्ञों की एक लंबी श्रृंखला है, परंतु मैं इसको यहीं इसलिए रोक रहा हूं, उसके पीछे एक कारण और भी है कि ईसा के तीसरी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए यूरोप का डार्क एज का समय, अंधकार का युग कहलाता है, क्योंकि ये वह समय था जब क्रिश्चियनिटी ने एक राज्य धर्म का रूप ले लिया था और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उन्होंने ग्रेट क्रूसेड्स चलाए थे। दुनिया के सभी सभ्यताओं को उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था। बड़े महान पुस्तकालयों को उस समय जला दिया गया था और पढ़ना लिखना सब बंद था। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में गणितज्ञों को, वैज्ञानिकों को मार दिया जाना एक प्रकार से इसकी परमिशन थी। तो ये विज्ञान और गणित के लिए बड़ा खराब समय था। परंतु इसके बाद फिर से विज्ञान और गणित का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके पुनर्जागरण, रिनासा, एज ऑफ रिनासा कहते हैं। इसमें दिकारते, फर्मा, यूलर, न्यूटन, लेबनीज, वेरस्ट्रास, हिल्बर्ट, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, रीमन, हार्डी, भारत के श्रीनिवास रामानुजन। और इस पीरियड में जो डार्क एज का पीरियड है, जिसमें उस समय में भी भारतीय गणितज्ञों का काम रहा है, जैसा कि अभी मनोज सिंह ने कहा, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, माधवाचार्य। तो एक पूरी श्रृंखला रही है गणित विज्ञान के ऊपर काम करने वाली। अब हम यहाँ पर इसमें चर्चा करेंगे यूक्लिड की। यूक्लिड ने ज्योमेट्री को सिस्टमेटाइज किया, ऑर्गेनाइज किया, और उसके लिए उन्होंने 5 स्वयं सिद्ध हम ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, जिनको सिद्ध करने के लिए हमें किसी अन्य स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी किसी डिडक्शन की आवश्यकता हमें इसमें नहीं पड़ती। इनको हम सीधे पढ़ने से ही समझ में आता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो ये है कि 2 बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। आगे उस रेखाखंड को किसी एक दिशा में जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड किया जा सकता है। यदि हम एक कोई बिंदु ले लें और एक निश्चित लंबाई की एक रेखा को, उस लंबाई को हम त्रिज्या कहें, तो उस बिंदु से उतनी लंबाई को हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। सभी समकोण आपस में समान होते हैं। और 5वां एक्सियम है उनका, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि कोई सरल रेखा इस प्रकार से है तो उसको 2 अन्य सरल रेखाएं ऐसे काटें कि उन सरल रेखाओं द्वारा इस रेखा पर बनाए गए जो अंतःकोण हैं उनका योग 2 समकोण से कम हो, यानी कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होंगी, तो वो रेखाएं आगे जाकर मिल जाएंगी। इसे यूक्लिड का पैरेलल पोस्टुलेट भी कहते हैं। इस ज्योमेट्री का नाम यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो इन एक्सियम्स के आधार पर यूक्लिड ने ज्योमेट्री को एक शास्त्र के रूप में इसकी रचना की थी। अब जो इस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम स्क्वायरिंग द सर्कल। कोई वृत्त दिया है और इसके क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल के वर्ग की रचना करना। तो अगर मान लीजिए जिस वृत्त की हम बात कर रहे हैं, उस वृत्त की त्रिज्या अगर 1 इकाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब उस वृत्त का क्षेत्रफल पाई इकाई हो जाएगा।
तो अगर उतने समान क्षेत्रफल का अगर कोई वर्ग बनाना है तो इसका मतलब उस वर्ग का क्षेत्रफल भी पाई इकाई होना चाहिए। और वर्ग हम जैसा जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर, इसीलिए इसका नाम वर्ग है। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा अंडर रूट पाई इकाई की होनी चाहिए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ग की रचना करने के लिए ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पाई बराबर 0, इसका कोई हल हमारे पास में होना चाहिए। परंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि पाई रैशनल कोफिशिएंट वाले किसी भी बीजगणितीय समीकरण का हल नहीं होता है। पाई इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ एनी अलजेब्रिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट। और दूसरी तरफ इसको कंपास और स्ट्रेट एज से इसकी रचना भी नहीं की जा सकती। यानी इसका मतलब पाई को ना तो एल्जेब्रिकली हम प्राप्त कर सकते हैं और ना ज्योमेट्रिकली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी ये एल्जेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को ट्रांसेंड करता है, पार चला जाता है, इसलिए इस प्रकार के नंबर को ट्रांसेंडेंटल नंबर कहते हैं। अब तो ये पाई है क्या? हम सब गणित के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि यदि कोई सर्कल जिसकी रेडियस r है तो उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी परिधि 2 पाई r और डायमीटर हो जाएगा 2r। तो इन दोनों का अनुपात में रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस टू द डायमीटर इज नोन एज पाई। अब इसको मान कैसे ज्ञात करें उस समय? तो आर्किमिडीज महान गणितज्ञ थे, उन्होंने एक वृत्त के ऊपर 96 भुजाओं के नियमित बहुभुज का कंस्ट्रक्शन करके दिखाया, 96 साइडेड पॉलीगॉन। और उस पॉलीगॉन का की परिमिति, उसका पेरीमीटर निकालकर उन्होंने पाई के एक अप्रोक्सीमेशन को निकाल के दिखाया और उन्होंने बताया कि पाई का मान 223/71 से ज्यादा होगा, परंतु 22/7 से कम होगा। ये एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। इसलिए आज भी लोअर क्लासेस में गणना के लिए पाई का मान 22/7 लेते हैं, जबकि पाई का मान कोई भी रैशनल नंबर के रूप में नहीं होता। ये रैशनल या ट्रांसेंडेंटल नंबर है उससे भी आगे जाकर, इसलिए इसको हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। परंतु ये अप्रोक्सीमेशन के रूप में 22/7 इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि आर्किमिडीज ने ये अप्रोक्सीमेशन निकाल के दिखाया। तो ये पाई के या स्क्वायरिंग द सर्कल के प्रॉब्लम के ऊपर पाई और इसकी इस प्रकार की स्थिति आई है, इसके ऊपर चर्चा की। अब आज के इस वेबिनार में जो इसका विषय है अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स, ये जहां से मैंने लिया है उस विषय की थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूंगा। इसके पहले 20वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ हुए हैं यूजेन पॉल विग्नर, जो अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे। 1963 में परमाणु के नाभिक और एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर उनके काम के लिए उन्हें 2 अन्य भौतिक शास्त्रियों के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। हम सब जानते हैं नोबेल पुरस्कार भौतिकी का सर्वोच्च पुरस्कार है। विग्नर का जो काम है वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर और आगे भी रहा है, और जिस दौरान उन्होंने काम किया है वो जो पीरियड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, द्वितीय विश्व युद्ध का काल था। तो विग्नर ने एक अन्य भौतिक शास्त्री गणितज्ञ लियो सिजलार्ड के साथ मिलकर एक पत्र लिखा था जिसको आइंस्टीन सिजलार्ड लेटर कहते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय है, ये 1939 की बात है। 1939 में लियो सिजलार्ड को इस प्रकार से गणना के आधार पर उनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से उनकी समझ में आ गई थी कि बहुत निकट भविष्य में परमाणु बम का निर्माण किया जा सकता है। उसके लिए सारे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मौजूद हैं, सिर्फ लग के थोड़ा सा फाइनेंस के साथ में थोड़ा लग के काम करने की आवश्यकता है और ये बन जाएगा। और उनको इस बात की शंका थी कि जर्मनी के अंदर
हिटलर के नेतृत्व में परमाणु बम पर काफी तेजी से काम हो रहा है और अमेरिका को ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि ये परमाणु बम गलत हाथों में न चला जाए। इसलिए उन्होंने आइंस्टीन को कन्विंस किया। तो आइंस्टीन ने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, जिस पत्र की फैसिमिल कॉपी मैंने यहाँ पर इसमें स्लाइड में दिखाई है। हम इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि परमाणु यूरेनियम के रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम को एनरिच करके परमाणु बम बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का प्रयास काफी नहीं है, स्टेट को इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि परमाणु बम खाली परमाणु बम बनाया ही नहीं जा सके, इसको गलत हाथों में जाने से बचा जा सके। और इस के आधार पर राष्ट्रपति ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसको हम परमाणु बम का जनक क्षेत्र कहते हैं, हाँ ये परमाणु बम बनाया गया, उस प्रोजेक्ट की उन्होंने मंजूरी दी, उस पर काम हुआ। विग्नर ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अमेरिका के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर, मैथमेटिक्स की चेयर है, फिजिक्स की चेयर है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का काम है, कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने गणित और फिजिक्स के ऊपर टेक्निकल एस्पेक्ट को लेकर बहुत सारे प्रमेय, बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे सिद्धांतों की रचना की, कई पुस्तकें लिखी। बाद के समय में, अपने जीवन के आखिरी समय में वे कुछ अधिक दार्शनिक हो गए थे और उन्होंने उस समय एक पेपर की रचना की जो टेक्निकल कम है, फिलोसॉफिकल ज्यादा है। इस पेपर का नाम है अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स इन नेचुरल साइंस। इस नाम से हम आज के इस वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। ये लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है, इस लिंक के आधार पर हम इस पेपर को इंटरनेट पर देख सकते हैं। ये जो पेपर है, इस पेपर की शुरुआत एक प्रसिद्ध गणितज्ञ दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल के कोट के साथ विग्नर ने की है। कोट यहाँ आपके सामने दिया है, इसका भावानुवाद मैं आपके समक्ष हिंदी में करना चाहूंगा। गणित को इसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्पष्ट होता है कि यह सत्य, सौंदर्य जो कि शांत, निष्प्रह एवं परम शुद्ध है, एवं आनंद की अभिव्यक्ति है। गणित सत्य, सौंदर्य एवं आनंद की अभिव्यक्ति है। यही सत्यम शिवम सुंदरम का बोध है। यह पूर्णता किसी महानतम कला द्वारा ही प्रदर्शित हो सकती है। यह आनंद और उमंग जो परामानवीय है, उत्कृष्टता का परम शिखर है। इसकी अनुभूति गणित के साथ साथ कविता में ही व्यक्त होती है। तो इस प्रकार के उच्च विचार गणित विषय को लेकर बर्ट्रैंड रसेल रखते थे और इस फिलोसॉफिकल पेपर की शुरुआत उन्होंने इस कोट के साथ की थी। हम समझ सकते हैं कि जो पेपर है कितने इंपॉर्टेंस का पेपर है। इस पेपर में विग्नर ने जो मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई, ज्योमेट्री के इतर कई क्षेत्रों में प्रकट हो जाता है, इसको लेकर उन्होंने जिक्र किया है। जिसमें से एक जिक्र उनका जो था, एक उन्होंने एक एपिसोड को कोट किया है जहां पर वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बताया कि इसमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वहां पर पाई आ जाता है। तो कारण यह है कि जो गॉस ने इस पर काम किया था, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके अंदर जो एरिया होता है वो एरिया अंडर रूट पाई के बराबर होता है। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता, ये विज्ञान और मानविकी के अनेक क्षेत्रों में जाता है। जैसे बायोलॉजी में मेजरमेंट ऑफ लिविंग साइज ऑफ लिविंग टिश्यू सच एज लेंथ, हाइट, स्किन एरिया, वेट, द लेंथ ऑफ इनर्ट appendages such as hair, claws, nails, teeth of biological under specimens in the direction of growth, thickness of bark tree,
इन सबका जब हम एनालिसिस करते हैं तो वहां एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ जाता है। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट जैसे कि वयस्क मनुष्यों का ब्लड प्रेशर आदि। फाइनेंस के अंदर प्राइस इंडेक्सेस में स्टॉक मार्केट के हम एनालिसिस करते हैं तो वहां भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मीन और वेरिएंस ऑफ एरर्स के जरिए जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वहां पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रकट होता है। जो विभिन्न तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंट क्वोशिएंट टेस्ट है जिसको हम आईक्यू टेस्ट कहते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह आता है। बहुत सारे जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर जो स्कोर्स होते हैं, जैसे आप देखते हैं गेट का रिजल्ट आता है तो वहां परसेंटेज नहीं होते, परसेंटाइल मार्क्स दिए जाते हैं, परसेंटाइल रैंक दी जाती है। ये परसेंटाइल रैंक भी जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। हाइड्रोलॉजी के अंदर लंबी दूरी पे जैसे नदी में जो पानी का डिस्चार्ज है, रेनफॉल के कारण जो पानी आ रहा है, इसका मंथली और ईयरली टोटल आ रहा है, इसको देखते हैं तो ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो चाहे वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, बायोलॉजी हो, फाइनेंस हो, मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट हो, आईक्यू टेस्ट हो, कोई रिजल्ट हो, हर जगह जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और इसलिए पाई वहां पर प्रकट हो जाता है और नो रीजन। एक फिजिक्स का एग्जांपल है जहां पर हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग के साथ में एक मास लटका हुआ है और जब इसको हम इसके अंदर गति पैदा करते हैं तो क्या स्थिति पैदा होती है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। स्प्रिंग ऊपर नीचे जाएगी तो इसका जो मेजरमेंट है, यहाँ पर दो स्पेस देख रहे हैं, एक रियल स्पेस है और एक फिजिकल स्पेस है। फिजिकल स्पेस के अंदर एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन है। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन एक सर्कुलर मोशन बन जाता है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के कारण इसका जो टाइम पीरियड है वहां भी पाई प्रकट होता है। यदि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यदि इसका 1 मीटर है और इसकी स्पीड जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका जो ऑसिलेशन है, दोलन काल है, वो एग्जैक्टली 2 पाई सेकंड हो जाए। इसके अलावा गणित की और जो प्रॉब्लम्स देखें, जैसे कैलकुलस के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, ये सामने एक इनफाइनाइट सीरीज दी है जो इंटीजर के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम है, 1/1 का वर्ग, 1/2 का वर्ग, 1/3 का वर्ग, 1/4 का वर्ग, 1/5 का वर्ग, और इस प्रकार से हम एक इनफाइनाइट सीरीज बना लें। इसका योग का समेशन जो है वो π²/6 होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिखाई दे रहा है ये फाइनाइट नंबर्स हैं जिनका सम एक रेशनल नंबर की तरह दिखाई देगा, परंतु जिसका जो समेशन है इनफाइनाइट सीरीज का वो एक ट्रांसेंडेंटल नंबर के कोफिशिएंट के रूप में दिखाई देता है, π²/6 के फॉर्म में आता है। एक प्रसिद्ध इक्वेशन है, इसे ये भी यूलर की इक्वेशन है, e⁻i⁻1 = 0। जो गणित जिन पढ़ाते हैं उसको जानते हैं अच्छी तरह से। इसमें 5 कांस्टेंट है, 0 जो योगफल की इकाई है, 1 जो गुणनफल की इकाई है, पाई जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पाई की तरह ई ये भी एक ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है, और आई जो कि इमेजिनरी संख्या है जिसका मान √-1 होता है। इनके रिलेशनशिप के अंदर भी पाई प्रकट होता है और ये अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल फार्मूला है, बहुत कॉम्पैक्ट है, e⁻i⁻1 = 0। फैक्टोरियल हम जो गणित पढ़ते हैं वो सब जानते हैं इस बात को। तो फैक्टोरियल से मतलब होता है कि कोई संख्या दी है उसका फैक्टोरियल लिखना है। जैसे 5 का फैक्टोरियल लिखना है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 1 से लेकर 5 तक की लगातार संख्याओं का आपस में गुणा।
10 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेकर 10 तक की लगातार संख्याओं का आपस में गुणा। तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टोरियल जो है वो एक डिस्क्रीट नंबर है। पर जब हम किसी ये फैक्टोरियल को हम रैशनल नंबर के फैक्टोरियल के रूप में भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए एक स्टर्लिंग फार्मूला है जिसकी लिमिट दी है √2 पाई n इंटू n अपॉन e टू द पावर n। एक तरफ डिस्क्रीट नंबर है और उसका फैक्टोरियल के लिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पाई पकड़ते हैं। एक और उदाहरण है, इसे कहते हैं बफॉन्स नीडल कंजक्शन। ये बड़ा सुंदर उदाहरण है और इसको हम सब स्वयं करके देख सकते हैं। यदि हम फ्लोर के ऊपर समान चौड़ाई की कुछ पट्टियां डाल दें, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 2 इकाई पट्टियां 2 सेंटीमीटर या 2 फीट इस प्रकार की हमने पट्टियां बना दी, स्ट्रिप्स बना दी हैं 2, और एक नीडल ले ली है जिसकी लंबाई 1, नीडल मतलब कोई भी सुई, और हम ऊपर से नीडल को फ्लोर पर पटकते हैं, डालते हैं, तो 2 स्थिति होंगी। या तो ये नीडल जो है वो दोनों पट्टियों के बीच में रहेगी या लाइन को कहीं क्रॉस करेगी। यदि इसको 314 टाइम्स गिराया जाएगा, ऊपर से नीचे फ्लोर पर 314 बार गिराया जाएगा, तो 100 बार ऐसी स्थिति आएगी कि यह नीडल दोनों पट्टियों के बीच में गिरेगी, लाइन को काटेगी नहीं। इस स्टेटमेंट से हम इसको समझ सकते हैं, इफ अ नीडल ऑफ लेंथ L is dropped 314 times on a floor with marked strips of 2L width, then the needle will fall 100 times between 2 strips without intersecting the lines, which gives experimental value of pi is 314 upon 100। और जितनी ज्यादा बार हम कहेंगे उतना ज्यादा ये अप्रोक्सीमेशन उसके वास्तविक मान के नजदीक आता जाएगा। इसको कोई भी करके देख सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर भी पाई एम्पियर हो जाता है। अंत में एक एग्जांपल में और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा रूम है जिसकी कोई एक दीवार है जो स्क्वायर साइज की है, और इस स्क्वायर साइज की जो दीवार है इसमें एक सर्कल फिट किया हुआ है, इंस्क्राइब्ड। ये दीवार है जो स्क्वायर साइज की है और जिसके अंदर ये सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, बना हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। अब ये सर्कल को हम ऐसा मान लें कि जैसे ये सर्कल जो है डार्ट बोर्ड की तरह है, और डार्ट बोर्ड गेम हम सब जानते हैं। डार्ट बोर्ड में हमने रैंडमली एक डार्ट लिया और एरो को हमने उसकी तरफ फेंका, तो 2 स्थितियां होंगी, या तो वो जो डार्ट है वो इस सर्कल के कंप्लीटली अंदर आएगा, या सर्कल की सरकमफ्रेंस और जो स्क्वायर के बीच की खाली जगह है यहाँ कहीं आएगा। सर्कल के अंदर आएगा, इसको रेड कलर के डॉट से दर्शाया गया है, और इसकी सरकमफ्रेंस पर या इसके बाहर के इलाके में आया, इसको ब्लू कलर की डॉट से दिखाया गया। तो अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से की जाती है कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 2 इकाई की है, तो इसका क्षेत्रफल 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग। और सर्कल चूंकि इसके अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है इसलिए सर्कल का रेडियस हो गई 1 इकाई हो गई, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होने से ये पाई के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो है वो π/4 है। अब होता ये है कि जब इस डार्ट को हम फेंकते हैं रेंडमली, तो 400 बार अगर इस डार्ट को हम इस दीवार के ऊपर फेंकेंगे जो कि स्क्वायर शेप की है, जिसमें ये सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है, तो 400 बार फेंकने पर 314 बार ये डार्ट इस सर्कल के अंदर रेड डॉट के रूप में दिखाई देगा। रेड और ब्लू डॉट मिलकर 400 है, जिसमें से रेड डॉट्स जो है 314 हैं। तो ये भी एक पाई का अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, 314 अपॉन 400, दैट इज नियरली इक्वल टू π/4। अब ये रैंडम नंबर से जनरेट किया गया। ये जो मेथड है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन करते हैं रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल करके, इसे मोंटे कार्लो मेथड कहते हैं। और 20वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ जॉन वॉन न्यूमन और स्टानिस्लाव उलेम ने इसको
अभी जिस परमाणु बम की हम बात कर रहे थे उसकी डिजाइन के लिए वहां पर हमें एक अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। मोंटे कार्लो इसलिए नाम इसमें इस्तेमाल किया गया है कि ये पश्चिमी यूरोप का एक देश है, मोनाको उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जहां पर विश्व का प्रसिद्ध मोंटे कार्लो कैसीनो मौजूद है। और कैसीनो का संबंध रैंडम नंबर से होता है, इसलिए उन्होंने इसको मोंटे कार्लो इस मेथड का नाम दिया है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इतने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मोंटे कार्लो मेथड तक इतनी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट का जब हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक तरफ हमारे सामने भौतिक सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन, और दूसरी तरफ हम उसका एनालिसिस करते हैं तो वहां पर कोई पैटर्न जनरेट होता है, कोई इक्वेशन बनती है, कोई अरेंजमेंट बनता है, और इन सब अरेंजमेंट में पाई अपीयर हो जाता है। दिस इज बियॉन्ड एनी रीजन। इसीलिए इसको हम इसकी अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो हकीकत में होता इसलिए है ऐसा कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी या मानविकी की किसी भी समस्या को जब उसका शोध किया जाता है तो कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि एक ऐसी नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो मौजूदा सिद्धांत या मौजूदा थ्योरम्स के बेसिस पर जिसको नहीं समझा जा सकता, तो उसको समझने के लिए नए प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन करना पड़ता है। किसी भी प्रॉब्लम्स को जो ग्रॉस रियलिटी है उसको समझने के लिए जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्शन किसी इक्वेशन के फॉर्म में, किसी अरेंजमेंट के फॉर्म में, किसी पैटर्न के फॉर्म में होता है। और ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये अरेंजमेंट है, ये पैटर्न है, यही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कोई नई चीज नहीं है। तो फिजिकल वर्ल्ड का जो एब्स्ट्रैक्शन है, भौतिक जगत को जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, उसको सूक्ष्म करते हैं, वो सूक्ष्म जगत जो है वह सूक्ष्म जगत ही मैथमेटिक्स है। इसलिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इस सृष्टि का ब्लूप्रिंट है। इसलिए हर थ्योरी में, चाहे वो फिजिक्स की हो, कि केमिस्ट्री की हो, कि बायोलॉजी की हो, कि साइकोलॉजी की हो या इंजीनियरिंग की हो, जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, उस एब्स्ट्रैक्शन को हम जैसे ही पार करते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स के रूप में अपीयर हो जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स। इस एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस बात को इस प्रकार से कहना चाहता हूं। तो अगर हम ये देखेंगे तो वास्तव में एक गणित के विद्यार्थी को या शिक्षक को, या साइंस के विद्यार्थी को या शिक्षक को, या किसी इंजीनियरिंग के विद्यार्थी या शिक्षक को, यदि वो अपने परिवेश की, अपने आसपास की या अपने विषय से संबंधित घटनाओं को अगर वो एक जिज्ञासु की दृष्टि से देखेगा, अगर उसमें चीजों को जानने की सतत जिज्ञासा होगी, तो ये जिज्ञासा उसे एक अच्छा स्टूडेंट बना देती है, क्योंकि वो उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करेगा अथवा ना। और यदि इसी स्पिरिट के साथ में वो अपनी बात किसी दूसरे को समझाएगा, किसी लेमैन को समझाएगा या उस विषय के में जिज्ञासा रखने वालों को समझाएगा, तो वो व्यक्ति एक अच्छा टीचर बन जाए। तो आज की बात मैं इसी के साथ में समाप्त करता हूं। यदि आप इसमें कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू एरन साहब। एरन साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू मैंने सो मच अपनी सर। बात पूरी कर दी है, अब आप इसको समाप्त कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। तो सर आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से और
बहुत ही सरल भाषा में मैथ्स के जो कुछ पुराने रिजल्ट हैं, जैसे आपने पाई के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि न केवल जो फैकल्टी यहाँ पर बैठी है जो अलग अलग डिसिप्लिन से हैं, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसमें इतने ज़्यादा बेनिफिटेड नहीं होंगे, लेकिन आपने इतने सिंपल सरल तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि मुझे लगता है कि उन स्टूडेंट्स को भी इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया हो। तो थैंक यू सो मच सर। इस वेबिनार को कंप्लीट करने के पहले एक तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है, तो सर हमारे बीच में है, वो भी है। लेकिन हमारे बीच में एक और मेरे साथी हैं, डॉक्टर बीके गुप्ता अशोक नगर से, और मैं उनको भी कीनोट के लिए उनसे मांगा था कि वो भी अपना कीनोट यहाँ पर देंगे। तो मैं, अगर बीके गुप्ता जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस टॉपिक के ऊपर जो कि अभी सर ने बहुत ही अच्छे से जो इसका मीनिंग था, जो शायद कई लोगों को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, क्या कॉन्सेप्ट है ये, तो वो सर ने काफ़ी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से समझाई कि मैथ्स में ऐसा बहुत सारी जगह, या फिजिक्स में, साइंस में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो मैथमेटिकल चीज़ें आ रही है उनका कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी रीज़न वो वहाँ पर अपीयर हो रही है। तो मैं डॉक्टर बीके गुप्ता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी एक शॉर्ट में जितना भी वो बोलना चाहें, एक यहाँ पर हमें अपने व्यूज दें। ओवर टू बीके गुप्ता सर। गुप्ता जी आवाज आ रही सर? आवाज? हाँ, आवाज आ रही। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा वेबिनार आयोजित किया, और मैं प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। सर आवाज इसमें हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर आ रही है आवाज? हाँ 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 सर कंटिन्यू। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया आपने वेबिनार आयोजित किया, और प्रिंसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का दिया। और इसमें जो मुख्य स्पीकर डॉक्टर एम जी, उन्होंने तो इतना बढ़िया इतिहास बताया गया का कि इसमें कई चीजें तो ऐसी हैं जो कि सुनी भी नहीं थी, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया स्टोनहेंज तो देखे तो सभी थे इस पर। गुप्ता साहब आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर? आवाज एकदम क्लियर नहीं है। आ रही सर? हेलो, थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम है सर। हेलो, हाँ, थोड़ा सा कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कुछ बीच में डिस्टर्बिंग। हेलो हेलो, आई आवाज? हेलो, हाँ हाँ सर, बोले बोले सर बोले। हाँ, तो जो भारत संघ ने इतना बढ़िया स्पीच दिया है और इतना बढ़िया एक सुनहरा इतिहास बताया मैथमेटिक्स के बारे में, जिसके मतलब बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल रहा, और इतनी बढ़िया चीजें बताई कि जो लोगों ने सुनी नहीं थी, कई तो नई नई चीजें मुझे भी देखने को मिली और सुनने को मिली। इसमें खास स्टोनहेंज जो बताया है, तो स्टोनहेंज हम देखते तो सभी थे अपने कंप्यूटर का, लैपटॉप का, लेकिन इसका मालूम नहीं था कि ऐसा भी मेजरमेंट हो सकता है, ऐसा सोचा नहीं था। तो और जो इसमें 56 हॉर्स बताए हैं, तो 56 हॉर्स बताया है, सब मेरे दिमाग में आ रही थी, मतलब स्टडी और दृष्टि से देखा का तो 5000 वर्ष पुराना इतिहास है, और इसको थोड़ा अगर हम अपने दार्शनिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो हमारे यहाँ भी जो गजराज धरण का है,
और उस पर ही उसकी जो मेजरमेंट को इससे कहीं जोड़ा जाए तो हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाए इससे। और उसमें भी 56 का आंकड़ा आता है, 56 भोग जैसे कृष्ण भगवान के 56 भोग लगता है और कृष्ण भगवान ने गिरिराज धर्म को धारण किया था जैसे एक मेरे दिमाग में उस समय जो बताएगी थी। और जहाँ तक अनंत वाली बात है तो अनंत को तो समझाना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि जीरो से डिवाइड करती है अपनी संख्या को तो सबसे बड़ी समस्या बने आती है बच्चों को इसको समझाया कैसे जाए, बड़ा कठिन होता है समझाना। जो कि चल रहा है बहुत कुछ उसको समझाया और बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद खास उसमें है कि पाई के बारे में तो बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल उसके यूजेज बताए हैं और बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे 314 तो 314 मतलब पाई का मान भी 3.14 ही होता है और 304 टाइम्स समय बताया तो 100 बार बीच में आएगा या 400 बार मारा जाए उसको क्या किया जाए तो 314 टाइम उसमें भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 3.14 से इसका कोई संबंध हुआ उसमें। और कई तरह की जैसे उन्होंने बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम कितना बढ़िया बताया है, इसको मतलब आध्यात्म से जोड़ के बता दिया है कि सत्य सौंदर्य और आनंद की अभिव्यक्ति तो सोच नहीं सकती है। मतलब मैथमेटिक्स को यदि कहा जाए इतिहास, इसके इतिहास को कहा जाए भाई सुनहरा इतिहास है और बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल इसके रिजल्ट होते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स में यूनिकनेस होती है और मतलब सर्टेन होती है वैल्यू, लेकिन जो अनरीजनेबल जो कई तरह की बताया भार्गव साहब ने बहुत ही अमेजिंग है। जो उन्होंने बताया कि का जो परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टॉक मार्केट में नामने में है या IQ टेस्ट वगैरह में इसका यूज होता है, ये भी बड़ा अलग तरीका है। तो इस तरह से मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि अनरीजनेबल जो फैक्ट्स हैं ये हमारे यहाँ चलता है एक लिमिट में चलता है 10 में जनरली लिमिट 0 की तरफ जाती है, इंफिनिटी की तरफ जाती है, कहीं पाई की तरफ जाती है। तो अनरीजनेबल जो फैक्ट्स हैं इनको यदि स्टडी करके हम इनको अनरीजनेबल टेंस टू रीजनेबल इनको कुछ ना कुछ रीजन दे के कुछ ना कुछ तरीका निकाल के यदि हम अपने स्टूडेंट को समझाएंगे तो और अच्छे से उनको समझ में आ जाएंगे और उनका इंटरेस्ट और अच्छा बच्चों में क्यूरियोसिटी की बात में जैसे हम सीधा सीधा मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं, कैलकुलस पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को थोड़ी नीरसता लगती है और नीरसता में नारायण साहब आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ तो आवाज का प्रॉब्लम है सर, मेरे ख्याल से गुप्ता जी के यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, गुप्ता जी के यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो वाला। हाँ जी जी। तो आवाज सर हाँ सर नहीं कोई प्रॉब्लम है कोई? अनम्यूट तो मैंने किया है पूरा। हाँ नहीं आवाज तो आपकी आ रही है लेकिन थोड़ा अलग दूसरे साउंड भी आ रहे हैं, डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं है। कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है उनके। हाँ चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू गुप्ता जी। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अपनी बात या ये वेबिनार कंप्लीट करने के पहले, समाप्त करने के पहले, अगर आप में से किसी के दिमाग में भी कोई क्वेरी हो या कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बिल्कुल उसका स्वागत है, वो बोल सकता है, बता सकता है कुछ, या सर से कुछ पूछना चाहता है, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स में से, फैकल्टी में से, तो प्लीज। सर नमस्कार, मैं शाक्यवार बोल रहा हूँ। हाँ वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। सर मैं सबसे पहले तो सर को धन्यवाद दूंगा, आप सर की पूरी टीम को वेबिनार आयोजित किया और ऐसे कार्यक्रम अपन करते रहेंगे और बड़ी खुशी है, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मनोज सिंह बोल रहा हूँ। हेलो जी 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 सर भार्गव साहब ने तो बहुत अच्छा बोला, मैं तो उनको शुरू से जानता हूँ, वो तो अपने मध्य प्रदेश के लिए एक असेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा को उनसे और भी ज्यादा चीजें ली जा सकती हैं, जब हम लोगों को
उनसे और भी ज्यादा आउटपुट लिया जा सकता है और मध्य प्रदेश का उद्धार किया जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात करते हैं, हर काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, ये उनकी नेचर में है ऐसा। भार्गव साहब कंटेंट बहुत अच्छे थे सर के, काफी बिल्कुल उन्होंने मेहनत बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, क्योंकि उनके साथ कई बार काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सिलेबस बनाने का, सीओपीओ बनाने का। हाँ तो जबकि वो टीम के मेंबर होते हैं लेकिन एक लीडरशिप जैसा काम करते हैं और आउटपुट इतना अच्छा आउटपुट देते हैं कि मतलब बता नहीं सकता। थैंक यू वेरी इसलिए मच। क्या है, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बहुत सीखने मिलता है। तो तो आगे भी सर कभी जब भी आप प्रोग्राम करें तो भार्गव साहब को तो उसमें जरूर बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल हम सर, लोग हम तो तो क्या है, सर ऐसी जानकारी देते हैं जो दुनिया में नेट पे सब मिल जाती है, लेकिन वो अपने दिमाग से लेके आते हैं सब। धन्यवाद, बहुत बहुत तो धन्यवाद। सर यही इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि हमें हमें ये सौभाग्य मिला कि आप जैसे लोगों से हम रूबरू हो सके, वरना केवल आप लोगों का नाम हमने सुना था, कभी हमें आमने सामने आपसे बात करने का या सुनने का मौका नहीं मिला था। तो इन वेबिनार्स के माध्यम से आप सभी को सुनने का मौका हमें मिल रहा है, यही शायद ये इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो थैंक यू सो मच सर, Thank you, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे वेबिनार में आए, उन सभी का मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल की ओर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you everyone. थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. अरुण सर एंड कर रहे हैं मीटिंग? हेलो, हाँ मैडम। हाँ जी, एंड, हाँ एंड कर दीजिए। ओके ओके।